नमस्कार। यूनियन बजट 2021 हमारे बीच आ गया है और जब यह बजट प्रस्तुत हो रहा था तो यह कहा गया था कि 100 सालों तक ऐसा बजट नहीं आया होगा जिस तरह का ये बजट होगा। काफ़ी उम्मीदें थी, आकांक्षाएँ थी और हर वर्ग की निगाहें टिकी हुई थी कि आखिर इस बजट में उनके लिए क्या ख़ास होगा। क्या ख़ास है और क्या नहीं? जो उम्मीदें थी, जो आकांक्षाएँ थी वो पूरी हुई या नहीं? इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ प्रवीण जैन हैं जो कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष भी हैं। आपने और तमाम लोगों ने बजट को दिन भर आपने नज़र रखी उस पर। एक तो सीधा सवाल कि क्या जो उम्मीदें थी, उस अनुसार क्या रहा बजट आपकी नज़र में? देखिए, बजट की उम्मीदों को मैं 2 वे में रखना चाहूँगा, एक ब्रॉडर वे में और एक बहुत प्रिसाइज़ करके। तो ब्रॉडर वे में अगर कहें तो इस बजट के ऊपर में जितने भी सेक्टर्स एक गवर्नमेंट जिन पे स्पेंडिंग करती है और जो इकोनॉमी को बूस्ट करते हैं, उस पे विशेषकर सभी सेक्टर्स में चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, एग्रीकल्चर हो, रियल एस्टेट हो, सभी सेक्टर्स पे गवर्नमेंट ने जो है एक बैलेंस तरीके से ध्यान रखा है और सभी के ऊपर में एक योजना के तहत में अगले 5 वर्षों, अगले 3 वर्षों के लिए खर्च की राशि को बढ़ाया गया है। तो अगर उस एस्पेक्ट में हम लोग कहें तो काफ़ी अच्छा उसके अंदर में टारगेट लिया गया है जो कि कहीं न कहीं एक इकोनॉमी को बूस्ट करने में बहुत मदद मिलेगी। तो बहुत सटीक वे में अगर कहें तो अगर हम लोग किसी भी सेक्टर की बात करें जैसे आज एमएसएमई सेक्टर या जो इंडस्ट्री सेक्टर है, उनके लिए बजट में ख़ास तौर पे कुछ नहीं आना ये थोड़ा निराशा का विषय है। चूँकि आज देखिए एमएसएमई हमारी जीडीपी में एक बहुत बड़ा हिस्सा और बहुत बड़ा योगदान रखता है। तो ऐसे में इस सेक्टर्स को कोविड के कारण जो है इन सेक्टर्स में जितनी मार पड़ी, तो हम लोगों को एक उम्मीद थी कि इस बजट के अंदर में भी एमएसएमई सेक्टर के लिए एक अलग से और फंड इन्फ्यूज़न की बात की जाएगी। कुछ कम ब्याज दरों पे 3-4% पे अगले 4-5 वर्षों के लिए एक घोषणा की जाएगी, वो भी नहीं मिला। और कुछ इंसेंटिव्स हम लोगों ने सोचा था कि नए यूनिट्स जो आ रहे हैं उनको वेजेस के अंदर में इंसेंटिव मिले, तो इस तरह की बातें भी जो बजट में नहीं आई। तो अगर सटीक उस हम लोग एक उद्योग के बारे में अगर बात करें तो नहीं कहा गया। अब बात रहती है कि ओवरऑल योजनाओं के मद में जैसे मैंने जो बताया जिन सेक्टर में गवर्नमेंट ने खर्च किया है, तो वो खर्च हमारे झारखंड में उसका कितना अंश आएगा उस योजनाओं वही पे देखिए झारखंड जो है वो एक तो उद्योग के क्षेत्र में काफ़ी इसमें विकास की ज़रूरत है जो कि रोज़गार की तरफ भी इशारा करे और फिर जिस तरह से हम पिछले कुछ दिनों में बिजली या बाकी तमाम समस्याओं को देख रहे हैं जो कि मुझे लगता है कि इन उद्योगों को बढ़ने के लिए एक बाधक बन रहा है। ऐसे में झारखंड के परिप्रेक्ष्य में क्या बजट कितना कुछ कर पाएगा जो जो उम्मीदें थी हम लोगों को? देखिए, झारखंड के परिप्रेक्ष्य में भी अगर बोलें तो कोई योजनाओं के तहत में तो झारखंड को कुछ भी नहीं दिया गया है डायरेक्टली बजट में। कुछ हमारे आसपास जैसे खड़गपुर से जो फ्रेट कॉरिडोर की बात कही गई है तो उसमें गोमू का भी कुछ पार्ट है। तो वो एक चीज़ है और दूसरा इसके अंदर में अगर देखें तो डायरेक्टली अगर झारखंड के बारे में कोई घोषणा तो कुछ भी नहीं है। अब बात आती है कि योजनाओं पे जो खर्च होने वाला है उसका अंश कितना झारखंड को आएगा, ये डिपेंड करता है केंद्र सरकार पे, ये डिपेंड करता है राज्य सरकार पे कि कितना अंश वो किन इंफ्रास्ट्रक्चर्स में झारखंड में खर्च करेंगी या हमारी सरकार प्रयास करके किन इंफ्रास्ट्रक्चर्स में वो खर्च यहाँ करवाएँगी। तो ये एक इनडायरेक्ट विषय है। तो डायरेक्टली कुछ नहीं है। हाँ, डायरेक्टली झारखंड को कहीं न कहीं देखिए मैं अगर कहूँ तो एक तरीके से छला गया है और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि कुछ राज्यों को आज कुछ सेक्टर्स में प्रेफ़रेंस दिया गया है, चाहे वो एनएच के सेक्टर में हो या कुछ हो। तो पॉलिटिकली ड्रिवेन तो नहीं होना चाहिए बजट वेस्ट बंगाल के अंदर में, स्पेशल तमिलनाडु के अंदर में। तो हालाँकि हम लोग चूँकि हम लोग उद्योग और व्यवसाय जगत के लोग जो हैं, हम लोग को किसी की पॉलिटिक्स से कोई लेना-देना नहीं होता है। हम लोग उद्योग और व्यवसाय के हित की बात करते हैं। तो फिर बजट को भी वैसे ही रूप में देखा जाना चाहिए। कुछ राज्य विशेष के लिए योजनाएँ दे करके और हमारे जैसे एक जो पिछड़े राज्य हैं, उनको डायरेक्टली कुछ नहीं देना। आप मानते हैं कि इस जो बजट है वो थोड़ा-सा कुछ राज्यों को इसमें
कुछ सहूलियत मिली है और कुछ राज्यों को दरकिनार किया गया है। देखिए, ये आप भी देखे होंगे, वेस्टर्न स्टेट्स जो हमारे हैं वो हमेशा एक फलीभूत होते हैं और उनको कुछ योजनाओं के तहत में विशेष तौर पे उनको पैकेज दिया जाता है। तो ऐसा मकसद नहीं होना चाहिए। हम लोग किसी भी पार्टी विशेष के लिए कोई बात नहीं करते हैं, उद्योग व्यवसाय जगत के लोग। हम लोग का सिर्फ मानना है, हम लोग सरकार जानते हैं, चाहे वो भारत सरकार हो, राज्य सरकार हो। ये आपका पार्ट है कि किस जगह पे किनकी सरकार है। लेकिन हमारा मकसद ये है कि इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के आपको पैकेज जो है, बेल आउट पैकेज भी देना चाहिए। आज झारखंड की जो स्थिति है उद्योगों के लिए, एमएसएमई सेक्टर के लिए कुछ भी नहीं दिया जाना, और दूसरे कुछ स्पेसिफिक योजना, चाहे वो सड़क के क्षेत्र में हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो, तो ऐसी योजनाएं कुछ तो होनी चाहिए झारखंड में। ठीक है, इनडायरेक्ट रूप में जब यहाँ पे वो खर्च आएंगे या होंगे, उस समय देखा जाएगी कौन सी योजनाएं झारखंड के अंदर में आती है। लेकिन हम लोग प्रयासरत रहेंगे वैसी योजनाओं को हम लोग निकाल करके, और यहाँ की सरकार के माध्यम से हम लोग केंद्र सरकार तक को लिखेंगे कि भाई इन योजनाओं को यहाँ पे फलीभूत किया जाना चाहिए। आप चूंकि व्यापारी वर्ग से हैं और झारखंड में खासकर जो व्यापार बाजार की बात करते हैं, तो कहा जाता है कि व्यापारियों का पूरा केंद्र है और पूरे राज्य की इकोनॉमी यहाँ से कम से कम जो व्यापारीगण हैं उनकी इकोनॉमी यहीं से कंट्रोल होती है, तमाम तरह की चीज़ें यहीं से कंट्रोल होती हैं। ऐसे में व्यापारियों के लिए क्या लगता है, क्योंकि एक बड़ी संख्या पूरे देश भर में भी है मिडिल क्लास लोगों की जो व्यापार पर अपना निर्भर करते हैं वो लोग, ऐसे में उनके लिए क्या लगता है, कुछ खास है? या फिर क्योंकि मिडिल क्लास के बारे में कहा जाए कि उनके लिए अच्छा बजट नहीं रहा, क्योंकि जो उम्मीदें थी उनकी वो पूरी नहीं हो सकी। देखिए, मिडिल क्लास की बात करें तो उनको एक तो उद्योग और व्यवसाय के तौर पे भी कुछ नहीं दिया गया। दूसरा पार्ट इसका आप देखिए कि हम लोगों को उम्मीद थी कि इनकम टैक्स के अंदर में कुछ छूट का प्रावधान आएगा, तो ताकि आप लोगों के हाथ में एक बचत को बढ़ा करके उनके हाथ में कुछ ज़्यादा पैसा छोड़ें, ताकि वो खर्च, आखिर पैसा बचत जब होगा वो खर्च इसी इकोनॉमी में होगा। लेकिन इससे एक मिडिल क्लास के लोगों को सहूलियत होगी। तो आज अफोर्डेबल हाउसिंग के ऊपर में भी जो इंटरेस्ट के अंदर में छूट बढ़ाने की बात थी, वो भी बजट के अंदर में कुछ नहीं आया। सिर्फ 1 साल के लिए वो कोविड बोल करके बढ़ाया, जबकि हमने परमानेंट छूट की बात कही थी। 80C की छूट की लिमिट को भी नहीं बढ़ाया गया, 80D इनकम टैक्स स्लैब को भी नहीं चेंज किया गया। तो ये कुछ तरीका होता है जो कि आप लोगों के हाथों में ज़्यादा सेविंग छोड़ के रखें, ताकि लोग अपना बजट भी बना पाएँ और लोग उस पैसे को खर्च करें। तो इधर भी चले गए और उधर भी चले गए, तो उस एस्पेक्ट पे अगर देखेंगे तो कुछ हम लोगों को उम्मीद थी कि इनकम टैक्स के अंदर में भी कुछ प्रावधानों में छूट दिया जाना चाहिए, और कुछ चीज़ों को कॉस्ट इफेक्टिव करने के लिए जीएसटी में भी उम्मीद थी कि जो जीएसटी अभी हमारे पास 0 से लेकर 28% तक हमारे पास 7 स्लैब है, तो इन स्लैब को भी कुछ कम करने के ऊपर में विचार किया जाना चाहिए था। चूँकि जीएसटी का रिकॉर्ड कलेक्शन हो रहा है पिछले 1-2 महीनों से, आप देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन स्लैब को भी 7 स्लैब से घटा करके 2 या 3 स्लैब में सीमित करना चाहिए था, वो भी नहीं हुआ। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। कोविड के दौरान हम में से हर कोई प्रभावित रहा है और बहुत बड़ी संख्या में लोग प्रभावित रहे हैं, और अब उम्मीद कर रही थी, हम लोग हर कोई उम्मीद कर रहा था कि अब जो कुछ हो, कुछ पैसे हाथ में हो जो कि खर्च हो, जिससे कि पूरे देश की इकोनॉमी भी और व्यक्तिगत तौर पर जो लोग हैं उनकी इकोनॉमी भी ठीक हो सके। कोविड के बाद लगता है कि इस बजट के बाद उभरने में आसानी होगी या कुछ चीज़ें रह गई? देखिए, उभरने में आसानी, अब जब योजनाओं पे जो खर्च होने वाली बात है वो अगर टाइम फ्रेम के अंदर में और एक नीतिगत रूप से अगर धरातल पे आती हैं, तो ये बात तो तय है कि थोड़ा समय लगेगा, लेकिन बाज़ार में स्थिति कैश फ्लो की उत्पन्न तो हो जाएगी। लेकिन वो चूँकि टाइम टेकिंग चीज़ें हैं, तो उसमें हमारा इतना ही एक सुझाव प्री बजट भी था कि देखिए, बजट के अंदर में ज़्यादातर बड़ी चीज़ें जो है वो फ्यूचरिस्टिक और लॉन्ग टर्म होती है, इसमें कोई शक भी नहीं है, क्योंकि एक दिन में कुछ भी नहीं होता है। लेकिन पैरेलली वहाँ पे शॉर्ट टर्म उपाय भी होते हैं। वो शॉर्ट टर्म उपाय कुछ करने की आवश्यकता थी, जैसा कि मैंने आपको बताया, छूट, इनकम टैक्स में प्रावधान, जीएसटी के अंदर में कॉस्ट कटिंग करके चीज़ों को सस्ता करना। तो ये जो शॉर्ट टर्म उपाय है ये भी नहीं हो पाए, इसकी समस्याएं हैं। बाकी ओवरऑल जब योजनाओं पे खर्च जब धरातल पे आने लगेगा तो एक वी शेप रिकवरी की ओर हम लोग बढ़ेंगे, ऐसा हमारा मानना है। ये रिकवरी दुकानदारों के लिए भी रहेगी?
बिजनेसमैन हैं। क्योंकि देखिए जब योजनाओं पे खर्च होता है तो एक बहुत बड़े जितने भी सेक्टर्स होते हैं तो उससे रिलेटेड जो सेक्टर है, जैसे मान लीजिए आप कैपिटल एक्सपेंडिचर या रियल इस्टेट या इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड वगैरह पे जब काम होता है तो उनसे रिलेटेड जो सेक्टर है, सीमेंट इंडस्ट्री है, स्टील इंडस्ट्री है, तो कहीं ना कहीं वो एक बूम आता है उसके अंदर में। उसी प्रकार हेल्थ और एजुकेशन पे जब योजनाओं का खर्च होगा तो उस सेक्टर के जितने भी एमएसएमईज होंगी उनको उसका फ़ायदा मिलेगा। तो ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है और जैसे जैसे योजनाएं अपने धरातल पे आते जाएंगी वैसे वैसे उस सेक्टर्स के उद्योग व्यवसाय को भी उसका बेनिफिट मिलेगा, बट एक शॉर्ट टर्म बेनिफिट अभी कुछ वैसा नहीं दिखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे बीच प्रवीण जैन, जो कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष हैं। बजट पर तमाम बातों को लेकर, खासकर उम्मीदों आकांक्षाओं के बीच झारखंड को क्या मिल सकेगा, इस पर भी प्रकाश डाला। आप देख रहे हैं द फॉलोअप अपने सहयोगी अमजद के साथ में विवेक। नमस्कार। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in